हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं मैथ्स 2020 में आया हुआ 12th का नया सिलेबस मैथ्स 2 के अंदर अब हम सीखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो चैप्टर है ये आपकी मैथ्स 2 की बुक का लास्ट चैप्टर है। ये चैप्टर होने के बाद आपका मैथ्स 2 कंप्लीट होता है। ओके, इस चैप्टर के पहले मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो रखा है वो इसके बाद हम करेंगे। 6th चैप्टर 7th कंप्लीट हो गया, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th बाकी है डिफरेंशियल। ओके, 7th कंप्लीट हो गया। ये मैं पहले क्यों ले रहा हूँ, ये छोटा चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है तो ये जल्दी से खत्म होगा। और जो 6th चैप्टर है डिफरेंशियल, उसमें ज़रा थोड़ा सा लेंथी है तो उसको हम लास्ट में करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो आओ शुरू करते हैं। पहले जैसे कि आप जानते हो, मैं जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करता हूँ आपको बेसिक कंसेप्ट देता हूँ। क्यों देता हूँ? ताकि आपको वो चैप्टर, उस चैप्टर के अंदर जितने कंसेप्ट हैं वो पता चल जाए, आपको 11th का रिवीजन ना करना पड़े। अगर आपने 10th या 11th में आपका मैथ्स वीक था तो भी अगर आप मेरे बेसिक्स देखते हो तो 12th में जितनी ज़रूरत है उतना कंसेप्ट 11th का आपको बेसिक्स में आ जाएगा और आपको जो ये चैप्टर है ईजी लगेगा। चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है वही देखेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये चैप्टर का नाम है। ये होता क्या है बाइनोमियल, इसको पहले हम क्लियर करते हैं। ओके, बाइनोमियल थियरम आपने पढ़ा होगा, थियरम ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपने पढ़ा 11th में। क्या था, क्या बाइनोमियल ये जो वर्ड है इससे रिलेटेड। देखो, अगर आपको पता है a प्लस बी द होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी द होल स्क्वायर होता है, तो हम क्या करते हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर को कैसे सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बराबर। याद किया आपने 8 में फॉर्मूला। बट अगर a प्लस बी द होल क्यूब होगा तो क्या करोगे, इसका भी फॉर्मूला याद है। अरे वाह, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। चलो ये हो गया। अब आगे a प्लस बी रेस टू 4 बता दो, a प्लस बी रेस टू 5 बता दो। अब बताओ, ये तो दोनों फॉर्मूले आपने याद किए थे, बट अगर इस तरह से हाइयर पावर आता है a प्लस बी रेस टू 6, या इस तरह से कोई भी अगर आता है a प्लस बी या a माइनस बी होगा और उसका पूरे का जो पावर कुछ तो है 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी है, तो इसको कैसे एक्सपांड करना, तो वो होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन। ओके, क्या होता है वो, कैसे होता है, इसके अंदर हमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये जो चैप्टर आपने पढ़ा था उसकी मदद लेनी पड़ती है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन 11th के अंदर ये चैप्टर था जो शायद आपने ऑप्शन में छोड़ दिया होगा या अच्छे से नहीं किया होगा, या किया भी होगा तो भूल गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जो बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात करेंगे तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है a प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूले से किया, डायरेक्ट याद था, a प्लस बी क्यूब ये भी। बट इसका कैसे करना, तो यहाँ पर आपको बता दूँ a प्लस बी रेस टू n, इसका एक जनरल फार्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन जो हम करते हैं। कैसे करना होता है, देखो मैं एक्सपांड करके बताता हूँ। a प्लस बी रेस टू 4, देखो इससे कंपेयर करो, n की जगह क्या है 4, तो n अगर 4 है, देखो 2 और 3 होगा तो फॉर्मूला याद है, बट 3 से ज़्यादा होगा तो क्या करना, और इसके लिए भी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये जो 4 है ना, 4 लिखो और कॉम्बिनेशन c क्या है, देखो ये कॉम्बिनेशन, ये मैं आपको अलग से भी समझाऊंगा। और यहाँ पर 0 लिखना, और इसके साथ क्या करना, देखो पहले 4c 0 लिखो, प्लस फिर 4c, ये 0 का 1 करो, प्लस 4c2 प्लस 4c3 प्लस 4c4, इस तरह से लिख देना है। समझ में आया, थोड़ा स्पेस छोड़ के। ऊपर 4 फिक्स है, यहाँ जो होता है वो फिक्स है, फिर c कॉम्बिनेशन फिक्स है, फिर यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, इतना समझा। फिर ये जो अंदर a और b है ना, ये सबके साथ देना, a b a b a b a b a b, ईजी करके दे रहा है एकदम आसानी से, आपको समझ जाएगा। फिर ये जो पहला टर्म a है ना, इसका पावर यहाँ 4 है ना, तो 4 रखना, a का पावर 4। फिर हर एक टर्म में a का पावर एक कम करो, जैसे a का 4 था, a रेस टू 3, a रेस टू 2, a रेस टू 1, a रेस टू 0, पावर 0 आना चाहिए, ठीक है। और जो दूसरा टर्म है, जैसे a का तो हमने पावर 4 लिया, जब b है उसका पावर 0 लो, और इस सारे b का जो पावर है बढ़ाते जाओ, 0, b का पावर 1, b2, b3, b रेस टू 4। समझे मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले कॉम्बिनेशन लिखा, 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4, जब दोनों सेम आ जाते तो स्टॉप करना। फिर ये दोनों जो टर्म यहाँ पर a b हो, x y हो, कोई नंबर हो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है।
ओके, मल्टीप्लाई नहीं करना है एग्जैक्टली, साथ में लिखना है क्योंकि यहाँ पावर आएगा। जो पहला टर्म है उसका पावर ये 4 देना और दूसरा टर्म है उसका 0। जो दूसरा टर्म है b/0 उसको क्या करना, अब जहाँ भी b है उसमें पावर बढ़ाते जाना। क्या करना, पावर 0 1 2 3 4, और जो पहला टर्म है उसका जो पावर मैक्सिमम लिया है 4, उसका पावर कम करते जाओ, 4 3 2 1 0। बस यही कंसेप्ट है, बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है ये। तो ये याद रखना है। ये जो फॉर्मूला अभी मैंने बताया ये यहाँ पर भी यूज़ होगा, यहाँ पर भी होगा। हर एक जो इस तरह से बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको करना होगा इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। अब इसको भी कर सकते हैं, a + b/6 कैसे करोगे, 6c0 फिर a और b लिख दिया, फिर प्लस 6c1 ab 6c2 ab, और करते जाओगे ऐसे आगे, बहुत आएगा आगे जब तक 6c6 ना आ जाए। यहाँ पर a का पावर क्या करोगे, a का पावर 6 है तो 6, फिर a का पावर 5, फिर 4 3 2 1 0 तक जाने का। और दूसरा जो b है, b का पावर 0 लेने का, दूसरे वाले का पावर 0 और एक एक बढ़ाने का, 0 1 2 3 4 5 आएगा। यानी जो दो टर्म्स है, पहले टर्म का पावर मैक्सिमम लेके फिर एक एक कम करने का, और दूसरे टर्म का जो पावर है 0 लेके एक एक बढ़ाते जाओ। तो इस तरह से जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका कंसेप्ट होता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सी कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करना। देखो ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन ये 11th का जो कंसेप्ट है शॉर्ट में आपको बता देता। इसको सीखने के पहले एक फैक्टर ये भी सीखना पड़ेगा कि फैक्टोरियल नोटेशन वो क्या होता है। फैक्टोरियल क्या होता है वो जरा आपको सिखाता हूँ। फैक्टोरियल सीखना बहुत ज़रूरी है। सपोज मैं बोलता हूँ 5 फैक्टोरियल, ओके, या तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं फैक्टोरियल 5। ये दोनों तरीके से, दोनों का मतलब है फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों एक ही है। हाँ, इसको सॉल्व अगर करना है तो कैसे सॉल्व करोगे, इसको मिटा देता हूँ, कन्फ्यूज हो जाओगे। चलो इसको इतना याद रखो, ये 5 फैक्टोरियल है। कैसे होगा, तो आपको 5 लिखना है और एक एक कम करना है, 4 3 2 1 और 2 1, एक एक कम करना है, 1 तक आने दो और सबको मल्टीप्लाई कर दो। सबको क्या करो, मल्टीप्लाई। हो गया। क्या है देखो, 5 4 ज़ा 20, 3 ज़ा 60, 2 ज़ा 120, 1 ज़ा 120। आंसर कितना है, 120। समझ गया, 120 आंसर आ गया। अगर समझो यहाँ पर होता 4 फैक्टोरियल तो क्या करते, 4 3 2 1, 1 तक जाने का जो भी नंबर है उसके बाद फैक्टोरियल, एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है ना, उसको फैक्टोरियल बोलते हैं मैथ्स के अंदर। तो ये 4 फैक्टोरियल है तो 4 और कम करते जाओ, 3 2 1 जब तक 1 नहीं आए, और मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, 1 ज़ा 24। ये आ गया, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये फैक्टोरियल नोटेशन होते हैं, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में काम आते हैं। परम्यूटेशन क्या होता है, परम्यूटेशन इस तरह से लिखते हैं NPR। कॉम्बिनेशन क्या होता है, NCR। अब इसका मीनिंग क्या है, देखो इसका मीनिंग लिखने का तरीका क्या है, थोड़ा सा और अच्छे से लिखता हूँ। PR, ये N और R छोटा रहेगा, इसको भी अच्छे से लिखते हैं, C बड़ा N और R। अब आपको दिख रहा होगा कैसे है। NPR मतलब ये परम्यूटेशन है, NCR मतलब कॉम्बिनेशन है। P फॉर परम्यूटेशन, C फॉर कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना, ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना। और सी कॉम्बिनेशन मतलब होता है कि सेलेक्ट करना, कॉम्बिनेशन मतलब सेलेक्ट करना। P मतलब अरेंजमेंट, याद करो अगर आप भूल गए हो तो। P मतलब अरेंजमेंट, C मतलब सेलेक्शन। एग्जाम्पल, सपोज मैं अरेंजमेंट की बात करता हूँ कि सपोज आपके ग्रुप में फ़ोटो लेना है बॉयज़ और गर्ल्स का। एक क्वेश्चन दिया है कि अरेंज स्टूडेंट्स इन सच अ वे टू टेक फोटोग्राफ सच दैट नो 2 गर्ल्स शुड बी टुगेदर। तो कैसे करोगे आप, जितने बॉयज़ हैं उनको पहले खड़े कर दोगे, उनके बीच में एक एक जगह छोड़ोगे और हर 2 बॉयज़ के बीच में एक गर्ल्स को खड़ा कर दोगे। इससे क्या होगा, कोई भी 2 लड़कियां बाजू बाजू में नहीं आएंगी। तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, अरेंजमेंट। ओके, कोई बुक की शेल्फ है, अलमारी है, उसमें आप बुक्स अरेंज कर रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी इस तरह से, तो ये क्या कर रहे हो, आप बुक्स को अरेंज कर रहे हो। सो वो क्या होगा, परम्यूटेशन का क्वेश्चन हो गया। कोई नंबर लॉक है, उसमें जो नंबर लॉक में नंबर्स होते हैं उसको सेट करना पड़ता है। किसी ने सेट किया समझो 321, अगर 3 2 1 रखेंगे तो ही लॉक खुलेगा, तो वो नंबर्स को 3 रिंग्स के ऊपर अरेंज किया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन परम्यूटेशन के होते हैं जिसमें हमें जो कंडीशंस दी होती है उसमें अरेंजमेंट करना पड़ता है। ओके, और यहाँ पर हमें इसका यूज़ अब नहीं है इस चैप्टर के अंदर, हमें कॉम्बिनेशन का यूज़ होने वाला है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सेलेक्शन। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जितना ज़रूरत है उतना ही बताएंगे। कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। सपोज यहाँ पर एक
बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे बॉल हैं, रेड कलर, ब्लू कलर, वाइट कलर के बॉल्स है, ग्रीन कलर्स के, और आपको बोला गया इसमें से एक ऐसे बॉल ड्रॉ करो, ड्रॉ वन बॉल फ्रॉम दिस बॉक्स। अब ये जो बॉल आएगा वो कौन से कलर का होगा, तो अंदर जितने थे कोई भी हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्लू, वाइट, ग्रीन, जो भी कलर अंदर था वो एक हो सकता है। ये हमने क्या किया, एक सिलेक्शन किया। सपोज आपका क्लास है, 50 स्टूडेंट है, ओके, और मुझे एक मॉनिटर सेलेक्ट करना है, तो मैं 50 में से किसी एक को मेरे हिसाब से सेलेक्ट कर लूँगा। चलो ये एक मॉनिटर हो गया, तो मैंने क्या किया, अरेंज किया किसी को नहीं, मैंने सेलेक्ट किया। मुझे 3 मॉनिटर सेलेक्ट करने हैं, तो मैं एक बॉयज़ में से, एक गर्ल्स में से और एक बॉय या गर्ल में से 3 मॉनिटर सेलेक्ट कर सकता हूँ, 2 मॉनिटर। तो ये सिलेक्शन जब करना होता है उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। अब सपोज एक जैसे मैंने बॉक्स बताया, उस बॉक्स के अंदर 10 बॉल्स है, ओके, रेड, ब्लू, इस तरह से, और मुझे कोई भी 2 बॉल सेलेक्ट करना है, तो मैं उसको कैसे लिखूंगा कि सिलेक्शन ऑफ 2 बॉल्स आउट ऑफ 10, 2 में से 2 सेलेक्ट किया। समझे, मुझे समझो 50 स्टूडेंट है, उसमें से 2 जन को मॉनिटर बनाना है या 3 जन को मॉनिटर बनाना है। सो व्हाट विल आई डू, कॉम्बिनेशन 50 स्टूडेंट में से 3 जन को मॉनिटर बनाया। तो ये एक तरीका हो गया कॉम्बिनेशन, जिसमें कितने में से कितना सेलेक्ट कर रहे हैं। ओके, सपोज मैं आपको बोलूँगा कि मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मुझे हेल्पर की ज़रूरत है सपोज़, और मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं एंड मुझे 4 हेल्पर की ज़रूरत है, तो 10C4, 10 में से 4 हेल्पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करना चाहिए वो बताता हूँ। देखो, जो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले होते हैं, इसके फॉर्मूले की बात करेंगे। यहाँ पर मैं ये फैक्टोरियल नोटेशन आपने लिख लिया होगा, यहीं पर बताता हूँ, ठीक है। ये भी हटा देते, ये भी हटा देते, जितनी ज़रूरत है उतना ही रखते हैं। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करना, NPR NCR, ये दोनों के लिए फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, देखो NPR जो होता है ना, ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, इस तरीके से होता है। और NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पर 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, फिर से देखो, NPR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और NCR होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। इस तरह से ये फॉर्मूला होता है। ओके, अब ये फॉर्मूला याद रखना है क्या, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है फॉर्मूला याद रखने की। डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड भी होता है। सपोज मैं बोलूँगा 5 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, या तो 5 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। तो अगर मैं फॉर्मूला यूज़ करूँ तो क्या आएगा, n की जगह पर 5 है और r की जगह पर कितना है, r की जगह पर 2 है, तो n फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। सो क्या आ जाएगा, देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2, 3 फैक्टोरियल। सो 5 फैक्टोरियल इज व्हाट, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 पे स्टॉप कर दो, और यहाँ पर नीचे 3 फैक्टोरियल है, तो ये कैंसिल होके 5 4 से कितना आ गया, 20। इसी सम को अगर परम्यूटेशन की जगह कॉम्बिनेशन होता तो हम क्या करते, 5 फैक्टोरियल अपॉन, जैसे ये n है ना, n ऊपर n फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन, फिर यहाँ क्या होता है n माइनस r, मतलब 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, फिर ये r फैक्टोरियल, r मतलब ये 2 है, 2 फैक्टोरियल। अब ये जो मैं बता रहा हूँ अगर नहीं समझ रहा आपको तो कोई ज़रूरत नहीं समझने की, खाली देख लो क्या होता है। इसको आगे हम ये नहीं यूज़ करेंगे, मैं अलग तरीके से शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूँ, लेकिन एक्चुअल कैसे होता है वो जानना जरूरी है ना, इसलिए मैं सब बता रहा हूँ। ये क्या है, देखो 5 फैक्टोरियल है, तो 5 को एक्सपांड करोगे तो 5 4 3 2 1, इसको कहीं भी ऐसे स्टॉप कर सकते हो। मैं 3 पर क्यों स्टॉप कर रहा हूँ, यहाँ पर आएगा ना 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये 11th का है, 2 से ये कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो 5 2 ज़ा कितना है 10, तो 5C2 कॉम्बिनेशन होगा तो वैल्यू कितनी आ रही है 10, 5P2 परम्यूटेशन होगा तो वैल्यू कितनी आ रही है 20। तो क्या हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, क्या हमें इतना तरीके से सॉल्व करना है, इस तरीके से नहीं। अब परम्यूटेशन को छोड़ो, कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। इसी 5C2 को हम डायरेक्ट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आपको जब भी ये डायरेक्ट करना है, इसको आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में कैसे करना है वो बताता हूँ। जैसे ये 5 है, इस 5 को कम करते जाना है। कितना कम करना है, यहाँ नीचे कितना है 2, तो 2 बार कम करना है, और नीचे जो 2 है ना उसको 1 तक लेके जाना। अपॉन कर लो, नीचे जो 2 है 2 कम करके 2 इंटू 1,
3 होता तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 होता तो 4 इंटू 3 इंटू 2, जब तक 1 नहीं आएगा नीचे वाले को करना है। न्यूमरेटर में क्या करना है, जो 5 है उसको कम करो। कितना कम करोगे, 1 तक नहीं, यहाँ नीचे कितना r 2, तो 2 बार कम करना है। ये एक हो गया और एक 2 टर्म्स आने चाहिए। अरे 5 के बाद 4 आता है कम करने पर, 2 ही टर्म आने चाहिए। क्यों 2, यहाँ पर 2 लिखा इसलिए। तो कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10। कितना आया था देखो यहाँ पर 10 आया था, हमारा कितना आया 10, हो गया बस। तो ये तरीका करने की ज़रूरत नहीं, कॉम्बिनेशन और परमिटेशन डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक से करना। परम्यूटेशन तो अभी अपने को पूछेगा भी नहीं। अगर परम्यूटेशन यही होता तो इसको शॉर्टकट कैसे करते, इसी को 5p2 5p2, तो ये जो 5 है यहाँ पर 2 है, 2 बार कम कर दो, 5 इंटू 4, एक 2 बार कम हो गया ना। पहला ये 5 है, दूसरा 2 ही टर्म लिखने का। अगर यहाँ 3 होता 5p3 तो मैं क्या करता 5 इंटू 4, यहाँ 3 है इसलिए 3 टर्म आने चाहिए, 1 2 और एक बार। 5 से एक कम किया 4, एक से एक कम किया 3, यहाँ पर 5p2 कितना 5 4 से 20 आ रहा है, देखो आया था 5p2 20 आया था, देखो आया था। 5p3 क्या आ रहा है 5 4 से 23 से 60 आ रहा है। समझ में आ रहा है। परम्यूटेशन करना होगा तो सीधे 5 है 2 है तो 5 को 2 बार कम करना, 5 4 आ गया परम्यूटेशन। इतना फॉर्मूला करने की जरूरत पड़ी नहीं। 5p3 है तो 5 को 3 टाइम्स कम करना, एक एक कम करने का, 5 4 3 ऐसा। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में 5 है उसको नीचे 2 है तो 2 टाइम्स कम करना, 5 इंटू 4, बट अपॉन में ये जो 2 है उसको भी 1 तक लेके जाना। बिकॉज देखो फॉर्मूले में ये r फैक्टोरियल होता है ना, उसकी वजह से ये आता है 2 होता है। तो ये एक तरीका है, समझ में आया। अब ये जो फॉर्मूला है आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से और इसको नोटबुक में लिख डालना। ये जो फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, क्योंकि कभी एंट्रेंस वगैरह में होगा ना तो ये सारे कंसेप्ट आ गए तो फिर आप बोलते हैं ना राइट आंसर निकालना चाहिए। ओके अब ये कॉम्बिनेशन का जो तरीका था याद रखो, इसके हेल्प से हम लोग अभी ये जो मैं आपको सिखाता हूँ कि ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो कैसे करना। ओके अभी तक अपना चैप्टर का जो एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं किया है मैंने, याद रखो आराम से स्टार्ट करेंगे, कोई घाई नहीं है, कंसेप्ट समझना जरूरी है। अब ये जो कॉम्बिनेशन होते हैं इसके अंदर याद रखना है कि जो NC0 होता है और NCN, ये दोनों अगर सेम होंगे ना तो वैल्यू 1 आती है, याद रखना। NC0 यहाँ C के नीचे 0, एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करना है, और यहाँ N में से N ऑब्जेक्ट, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट ही सेलेक्ट कर लेना है। तो उसका एक ही तरीका होगा। समझो यहाँ पर एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से मैं कुछ भी नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ, N में से एक भी सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो आंसर 1 आएगा। NCN यहाँ पर बॉक्स है, उसमें समझो कुछ पेंसिल्स है, 10 पेंसिल्स, N मतलब 10 है, वो 10 पेंसिल में से मैं पूरे 10 पेंसिल सेलेक्ट करता हूँ तो भी आंसर 1 आएगा। ओके तो ये याद रखना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दूसरा NC1 होगा, क्या होगा NC1 होगा तो ये जो N है वही आंसर आ जाएगा। अब N की जगह नंबर हो सकता है 4 5 इस तरह से, तो टेंशन मत लो। अगर समझो कुछ भी इस तरह से है 5C3, तो कैसे सॉल्व करना सिखाया मैं आपको। 5C3, 5 को कम करो, यहाँ 3 है तो 3 टर्म्स आना चाहिए, 3 बार कम करो, 1 2 3, मतलब एक कम किया। अब ये जो 3 है उसको 1 तक लेके जाओ, 3 2 1, समझ गए। तो होगा क्या, 3 से 3 का 2 2 सा 5 2 सा 10 आया। ओके अब ये 10 आया। अभी देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला जो यूज़ होने वाला है, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, ये फॉर्मूला, यानी NCR होगा और NC इसी N में से R को माइनस करेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम आता है। समझो यहाँ 5C3 है, समझो मैं लेता हूँ 5C, 5 में से 3 माइनस करो 2, तो इन दोनों का आंसर सेम आएगा, इन दोनों का आंसर सेम आएगा। कैसे सेम आएगा, चलो 5C2 निकालो, ऐसे निकालो जैसे किया, तो ये कैसे होगा 5, ये 2 है तो 2 बार कम करेंगे, 5 इंटू 4 2 बार हो गया, अपॉन नीचे क्या है 2 को 1 तक लेके जाओ, तो क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा कितना है 10। देखो 5C3 की वैल्यू भी 10 आ गई, 5C2 की वैल्यू भी 10 आ गई, दोनों सेम क्यों आ रहा है, ऐसे देखना। 5 में से 3 गया तो कितना था 2, तो ये 3 की जगह 2 होता तो भी सेम आंसर आता। 5 में से 2 गया तो 3, तो इसका आंसर इसको सेम आ रहा है, यानी 5C3 और 5C2 का आंसर सेम आएगा, बिकॉज NCR इज इक्वल टू NC, अगर इन दोनों को माइनस करके जो आता है उन दोनों का आंसर सेम आता है। तो ये प्रॉपर्टी है, याद रखना है। तो अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके ये हम करेंगे, ये फॉर्मूले भी लिख लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो जब तक मिटा रहा हूँ, ठीक है, स्टॉप करके लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। एक साथ नहीं मिलेगा जल्दी किधर, बेसिक दे रहा हूँ, वापस 11 नहीं तो रिवाइज करना पड़ता, पूरा चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, समझे।
जितना बता रहा हूँ जितना जरूरत नहीं, परम्यूटेशन की जरूरत नहीं है अभी, कॉम्बिनेशन की जरूरत है। कैसे देखो यहाँ बता रहा हूँ। अब समझो a + b⁴ है, हाँ ध्यान से देखना। अब यहाँ पर 4c0 है, तो c0 है, मैंने क्या सिखाया, c0 होगा, ऊपर कुछ भी रहे c0 है तो 1 आएगा। तो इसका आंसर आ गया 1 × a⁴, तो वही आएगा। b⁴, किसी का भी पावर 0 होगा तो आंसर 1 आता है। अब 4c1 क्या सिखाया मैंने, 4c1 क्या आएगा, किसी का भी c1 हो तो ये जो n है वही आंसर आता है। तो 4c1 है तो आंसर 4 आ जाएगा। a³ और b⁴ मतलब b। अब 4c2 सॉल्व करो, 4c2 सॉल्व करो, 4 2 है मतलब 2 बार कम करोगे, 4 में से 1 कम किया तो 3, 2 बार हो गए, अपॉन ये जो 2 है उसको 1 तक लेके जाओ। सो 2 2 = 4, 2 3 = 6, तो कितना आ गया 4c2 का वैल्यू 6। ओके, a² b²। अब 4c3 कैसे करोगे, देखो 4c3 मतलब 4 को 3 टाइम कम करना, 4 × 3 × 2, 1 2 3 टर्म आ गए, यहाँ 3 है इसलिए 3 टाइम कम किया। अब ये 3 को 1 तक लेके जाओ, 3 2 1, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, 4/1 4 आया। तो इसका आंसर कितना आया, 4c3 का 4 आया। और ये a⁴ a और ये b³ प्लस, ओके इसको हम मिटा देते ये वाला। अब देखो 4c4 क्या सीखा मैंने, दोनों सेम होगा, NCN दोनों सेम है तो आंसर 1 आता है। 4c4 दोनों सेम है, आंसर 1 आएगा। a⁴ आंसर 1 आएगा इंटू b⁴, ठीक है। अब ये जो 4c3 आया था इसको शॉर्टकट बताता हूँ, देखो इतना भी नहीं करनी। 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1, तो ये दोनों का आंसर सेम होगा, है ना, माइनस करके था ना अभी फॉर्मूला ये बताया था। देखो तो 4c1 किसी का c1 है तो आंसर क्या आता है, वही आता है, तो ये आंसर 4 आएगा। देखो यहाँ आंसर 4 आया, तो इसको 4c3 को डायरेक्ट 4c1 के इक्विवेलेंट करके इन दोनों का आंसर 4 लिख सकते हैं, समझ में आया। फिर इसके बाद क्या करते हैं, 1 × 1 हट गया, a⁴ प्लस 4a³ b प्लस 6a² b² प्लस 4ab³ प्लस 1 × 1 1 b⁴। तो ये किसका फॉर्मूला आया, a + b⁴ आया। किसका फॉर्मूला आया, a + b⁴ आया। देखो ये जो फॉर्मूला है a + b⁴ आया, ओके ये ⁴ है। और ये जो फॉर्मूला देखो a + b³ था, दोनों को मैच करो, बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है। देखो ये a + b² था, a + b², तो a² + 2ab, स्टार्टिंग में a², लास्ट में b², यहाँ a + b² था तो a² + b², a + b³ है तो स्टार्टिंग में a³, लास्ट में b³, a + b⁴ है तो स्टार्टिंग में a⁴, लास्ट में b⁴। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला ये जो आ रहा है इस तरीके से आएगा, यस देखो मैं करके बताता हूँ। a + b² = क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर 2, ये 2 है तो 2c0 a और b है, ab प्लस 2c1 ab, यहाँ पर इसको मिटा दिया जाए। ओके स्टॉप करके कॉपी करते जाओ जितना ज़रूरत है आपको, प्लस 2c2 ab। देखो 2 2 सेम आ गया, स्टॉप। अभी इसका पावर 2 है तो जो a का हाईएस्ट पावर 2 1 0, फिर जो b है दूसरा उसका पावर 0 से शुरू करो, 0 1 2। अब देखो 2c0, ये 2c0 है तो ये 1 आएगा, c0 है तो c0 है तो 1 आएगा, ये 1 आ गया, इंटू a², और किसी का पावर 0 है तो 1। 2c1 यहाँ 1 होता तो यही आंसर आएगा, दोनों a और b का पावर 1 है तो चलिए 2c2 दोनों सेम है, NCN तो आंसर 1 आएगा। यह आ गया 1, a⁴ 1 b², 1 × 1 1 × a² प्लस 2ab प्लस 1 × 1 1 b²। क्या है देखो ऊपर मैच करो, ये फॉर्मूला आपने बचपन से सीखा ना, मतलब 8 से, यही था ना a + b²। यानी ये जो मैं बता रहा हूँ ट्रिक, ये जो ट्रिक मैंने बताया जनरल ट्रिक, ये किसी के लिए भी अप्लाई होगा। आपका a + b² हो, ये भी आ जाएगा, ये आप खुद से निकाल के देखना इस ट्रिक से। ओके कितना भी बड़ा पावर हो ये आ जाएगा। देखो सेम आया, a² + 2ab + b², यहाँ भी देखो वही है, ठीक है। तो ये मतलब ये जनरल फार्मूला है, ये जो हम देख रहे हैं ना a + b⁴ वाला, हाँ यहाँ पर है नहीं जनरल फार्मूला, ये जो मैं बता रहा था यहाँ n होगा, 4 की जगह क्या होगा n होगा। अभी जनरल फार्मूला मैंने मिटा दिया है, a + b⁴n लेंगे तो यहाँ n आएगा, n फिर ये n-1 ये भी n है, ओके यहाँ पर NCR ले सकते हैं। चलो मैंने जो तरीका सिखाया ना, जनरल फार्मूला देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीखना नहीं है, वो हमें तो इसका यूज़ करना है कहाँ पर, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो मैं जितना बता रहा हूँ उतनी चीज़ें याद रखो बस। तो ये अभी समझो कि आप चाहोगे कि मैं ये सब चीज़ें मुझे नहीं याद रखनी पड़े, तो 4c0 4c1
4, इसका भी एक ट्रिक होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बताता हूँ मैं। अभी मैंने जो एक्सपांशन करने का तरीका बताया था उसमें एक ट्रिक भी है। क्या है देखो, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, सपोज मैं लिखता हूँ 1 और इसके इस तरफ लिखता हूँ 1 1, ओके, यहाँ लिखता हूँ 1 2 1, ध्यान से देखना। फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1, देखो ये 1 और 1 कितना प्लस हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ लिख दिया 1। फिर यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर 1 लिखा, देखो 1 + 2 3, 2 + 1 3, समझे। अब यहाँ 1 लिखता हूँ, यहाँ 1 लिखता हूँ। अब देखो 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4। ट्रिक समझने की कोशिश करो। 1 पर 1, 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5, समझ रहे हो। आगे इस तरह से आते जाएगा। ये क्या है, क्या आ क्या रहा है, मैं अभी आपको बताता हूँ। 1 + 5 6, 5 + 10 15, 10 + 10 20, 10 + 5 15, 5 + 1 6, और आगे जा सकते हो। तो ये है क्या, देखो ये मैं आपको बताना चाहूँगा क्या है। सो यहाँ पर समझो मैं अगर लेता हूँ a + b⁵5, a + b⁵5, तो मुझे क्या करना पड़ता है, 5c0 a⁵5 b⁵0 + 5c2 a⁴b⁵1 + 5c3 है ना, a³ b² + 5c4 5c2 5c4 a⁴b⁵3 नहीं a⁵2, ये कम हो जाएगा, फटाफट कर रहा हूँ मैं, 5c5 a⁴1 b⁴4 एक मिनट ना, 5c0 से लेना था, वो गलत हो गया। 5c0 1 2 3 4 और 5c5 a⁴0 b⁵5। मैंने जो तरीका सिखाया था ना, बताया, अभी मैं सिखा नहीं रहा था, मैं डायरेक्ट लिख रहा था, क्योंकि ये मैंने सिखा दिया आपको। मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ, देखो यहाँ पर ये क्या है, ⁵5 है। 5 वाला कॉलम कौन सा, देखो यहाँ से ये वाला, सो ये वाला कॉलम, इसको ध्यान में रखो। ये जो है सारे कोएफिशिएंट मिल गए हमको डायरेक्ट, कैसे, 1 a⁵5 b⁵0 5 और ये जो है a⁴b 10, ये जो है 10 है, ये जो है 10 है, ये जो है 5 है, और लास्ट वाला जो है 1 है, a⁵0 b⁵5। मतलब क्या किया मैंने, पता है, ये जितने 5c0 है ना, ये 5c0 ये 1 है, 5c1 5 है, 5c2 10 है, 5c3 10 है, 5c4 5 है, 5c5 1 है। अगर आपको कॉम्बिनेशन की वैल्यू नहीं निकालनी हो ना, तो पीछे रफ में ये एक पिरामिड जैसा बना लेने का। कैसे बनाया मैंने, पहले 1 लिखा, फिर दोनों साइड 1, फिर 1 1, फिर इन दोनों को प्लस किया 2, फिर 1 1, यहाँ 1 2 3 2 1 3, और यहाँ पर एक 1, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से एक पिरामिड जैसा बना सकते हो रफ में, और यहाँ से सारी जो सी की वैल्यूज़ है आपको मिल सकती है। तो ये ट्रिक था, जानना जरूरी था आपका। ओके, तो ये एक तरीका था, ये 11th में भी आपने किया है। चलो अभी आगे देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर कैसे सम्स हैं, क्या करना है। तो ये जो चैप्टर है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बट यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी का भी कंसेप्ट आना चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी का बेसिक मैं क्यों नहीं बताऊँगा आपको, क्योंकि आपको पता है इसके पहले जो 7th चैप्टर था वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था। उसके अंदर ऑलरेडी मैं प्रोबेबिलिटी को बहुत डीप में बता चुका हूँ, प्रोबेबिलिटी के साथ साथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को भी बता चुका हूँ। इतना ही नहीं, ये जो चैप्टर है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज़ होने वाला है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ 7th चैप्टर के अंदर, लेकिन फिर भी मैं वो फॉर्मूला वापस से रिकैप करूँगा, बिकॉज ये यहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो चलो इसको अगर लिखना है तो लिख लो, आगे करते हैं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर ये सब क्या पका रहे हो यार, सीधा टॉपिक पे आओ, पहला सवाल कराओ। जिसको पहला सवाल सीखना है वो सेकंड पार्ट में जाओ, ये वीडियो यहीं बंद कर दो, बिकॉज यहाँ पर तो मैं बेसिक बताने वाला हूँ, ठीक है। जिसको फर्स्ट सम सीखना है इस चैप्टर का, इस लेक्चर में मैं नहीं बताने वाला। हाँ, अगर ये लेक्चर जिसने देख लिया उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड वो खुद से भी कर लेगा, इतनी मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। कभी भी याद रखो कि सीधे मुद्दे पे नहीं आना है हमको, सीधे सम करने नहीं जाना है। खाना मिला सीधे खाने पहुँच गए, रुको जरा, देखो समझो चीज़ों को। क्या कोई चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो सकता है, या उसको किस तरीके से किया जाए कि वो आसानी से हो जाए। इसलिए बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ इस चैप्टर के अंदर, जैसे मैंने बताया कि ये है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बट ये पूरा का पूरा जो प्रीवियस चैप्टर 7th है उसके ऊपर डिपेंड है। उसका नाम क्या था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो चैप्टर है 8th, इसके अंदर सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1। इसको पहले एनालाइज करो, 1 से लेकर 12 12 क्वेश्चन है, चैप्टर फिनिश। इसमें कुछ डिलीट भी नहीं किया इस चैप्टर में से, ओमिटेड भी नहीं है इस साल के लिए।
पूरे चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है जिसमें 12 क्वेश्चन है, और ये जो 12 क्वेश्चन है ये पूरे के पूरे प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है। और हर एक क्वेश्चन में आपको ये बोला जाएगा कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी। पीएमएफ जो आपने सीखा था ना, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, क्या था कि सारे रैंडम वेरिएबल की जो नीचे टेबल में प्रोबेबिलिटी होती है सबको प्लस करने पे 1 आना चाहिए, तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता था, उसी से रिलेटेड ये है। ओके, और इसके कुछ क्वेश्चन हमने वहाँ पर 6, 7, 8 हमने वहाँ पर भी किए थे 7.1 के अंदर। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम, इस चैप्टर का नाम बाइनोमियल क्यों है और इसके अंदर प्रोबेबिलिटी क्यों यूज़ करें, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद। बट पहले सबसे पहले मैं वापस से जो 7th चैप्टर में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था वो बता दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल एक्स फॉर एनी वैल्यू एक्स इज गिवन बाय, क्या होता था याद करो कि एन सी एक्स पी रेस टू एक्स, यहाँ पर पी को ब्रैकेट रखते हैं, क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। सो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको पूरे चैप्टर में यूज़ करना है। इस चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है, मैंने 7th चैप्टर कराते समय भी बताया था कि सिर्फ एक फॉर्मूला और पूरा चैप्टर फिनिश। पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है, पूरे चैप्टर में प्रोबेबिलिटी ही फाइंड करनी है। अब इसके अंदर हम धीरे धीरे देखेंगे ये पी क्या होता है, क्यू क्या होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पर देखो ये पी है प्रोबेबिलिटी, एक्स है रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल ये क्या होता है, ये आपने जो 7th चैप्टर देखा था उसके अंदर मैंने बेसिक में ही बताया था कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। बर्नौली ट्रायल करके एक आपको बेसिक दिया है इस चैप्टर के अंदर, बर्नौली ट्रायल। बर्नौली ट्रायल क्या होता है वो बताना चाहूँगा। बर्नौली ट्रायल कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो या कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हो, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, कॉइन है, कॉइन को टॉस करना है। चलो मेरे पास कॉइन है, क्या देख लेता हूँ, चाबियाँ हैं, यस कॉइन मिला। सपोज मेरे पास एक कॉइन है, ये कॉइन जो है इसके अंदर टेल है और हेड है। तो जब मैं इसको टॉस करता हूँ तो मैंने एक बार टॉस किया तो इसके अंदर 2 पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। आई विल गेट हेड और टेल, इस तरह से। हाँ ध्यान से सुनना, बर्नौली ट्रायल क्या होता है वो बता रहा हूँ, आप टेक्स्ट बुक का पहला पेज देखोगे वहाँ मिलेगा। तो अगर मैंने एक कॉइन को एक बार टॉस किया तो या तो हेड आया या तो टेल आया। अगर इस हेड को मैं चाहता हूँ कि मुझे हेड मिले, मुझे हेड ही चाहिए, तो मेरे लिए हेड क्या है, ये सक्सेस है, और जो हेड नहीं आ रहा है वो क्या है, मेरे लिए फेलर है। ये मैंने सब 7th चैप्टर में बताया है, अगर आपने 7th सीखा होगा तो। अगर ये जो कॉइन था उसको मैंने सिर्फ एक बार टॉस किया, समझो दूसरी बार टॉस करता, तीसरी बार टॉस करता, 4 टाइम्स, अगर इसी कॉइन को अगर मैं 4 बार टॉस करूँ या तो 3 ही बार टॉस करूँ तो क्या होगा, हर बार 2 पॉसिबिलिटी आएगी, दोनों हेड आ सकता है, दोनों टेल आ सकता है। ये कुछ समझ में आ रहा है? देखो एक मिनट वापस से, अगर इस कॉइन को पहली बार मैं टॉस करूं, जरा फिर से, थोड़ा सा गलत हो गया, फिर से देखो, अगर इस कॉइन को पहली बार टॉस करूं तो क्या क्या आ सकता है, हेड या टेल आएगा। दूसरी बार टॉस किया तो ये कॉइन पे एक बार टॉस किया, हेड आया, नहीं दिख रहा है, ये देखो हेड आया, और हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा। टॉस तो एक ही बार कर रहा हूँ समझो, दूसरी बार में भी एक ही बार टॉस कर रहा हूँ। ओके, समझो तीसरी बार टॉस किया, इसको टॉस किया तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब हर बार वही केसेस आ रहे हैं। ओके, इसके अंदर से मैंने हेड को मैंने क्या लिया है, सक्सेस, और टेल को फेलर। ओके, अब मैं जितनी बार कॉइन टॉस कर रहा हूँ वो हमारा n हो गया, n मतलब नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, वही एक्सपेरिमेंट मैंने कितनी बार किया, सो n इज इक्वल टू 3। तो यहाँ जो n दिया है वो n क्या है, 3, कितनी बार किया, कोई एक्सपेरिमेंट आप कितनी बार कर रहे हैं, दैट इज 3। ओके, और यहाँ पर बर्नौली ट्रायल क्या करता है, जो भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो उसके अंदर एक सक्सेस होगा और एक ट्रायल होगा, अरे फेलर होगा। अब यहाँ पर अगर आप बोलते हैं कि नहीं मुझे टेल पसंद है, टेल चाहिए, आई वांट टेल, तो टेल आपके लिए सक्सेस है और हेड आपके लिए फेलर है। यहाँ पर जो सक्सेस होता है उसकी प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या लेते हैं, पी। पी इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ओके, और क्यू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर। ध्यान से देखो, यानी हेड आना सक्सेस है अगर, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी पी, और फेलर अगर दूसरा हेड को छोड़ के जो भी है वो फेलर है, टेल, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्यू, या तो हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्यू, और इन दोनों को प्लस करते हैं अगर पी और क्यू तो 1 आता है। ये आपने 7th चैप्टर में भी सीखा था।
P प्लस Q क्या है 1, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी शुड बी 1, P और Q। ऐसे में अगर आपको P पता है तो Q कैसे निकालोगे, यहाँ से Q इज इक्वल टू P उस तरफ गया तो 1 माइनस P, Q कैसे आएगा 1 माइनस P। इस चीज़ को एग्जाम्पल के जरिए समझो। सपोज कोई एक प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो मैंने बताया, यहाँ पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, कितना होगा, हेड कितने में से आ रहा है, 2 में से 1 हेड है तो 1/2 डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी। तो अगर प्रोबेबिलिटी P ऑफ सक्सेस जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P हाफ है, सो Q कितना आएगा, आप क्या करोगे Q के लिए 1 माइनस P, तो 1 माइनस P की जगह पर हाफ रख दो, सो Q 1 माइनस हाफ कितना होता है हाफ। तो अगर आपको P पता है तो Q भी आ गया, और P क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और Q क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर या नॉट सक्सेस, ऐसे बोल सकते हैं। अब मैं जिक्र कर रहा था आपको बर्नौली ट्रायल, ध्यान से देखना, बर्नौली ट्रायल ये क्या है, एकदम ध्यान से देखो, ये सीखना है थोड़ा सा, सिर्फ समझना है। अगर किसी ने पूछ दिया तो बताने आना चाहिए कि बर्नौली ट्रायल क्या है। ये जो बर्नौली ट्रायल है ये क्या बोलता है, इसके अंदर 2 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। कौन से 2 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, कि आप जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, यहाँ पर मेरा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या था कि मैं कॉइन टॉस कर रहा था, मैं क्या कर रहा था, एक कॉइन टॉस कर रहा था। तो इस कॉइन के अंदर मुझे 2 केसेस मिल रहे थे, हेड या टेल, समझ में आ रहा है। तो मुझे 2 केसेस मिल रहे थे, लेकिन सपोज मैं आपको डाइस, जो डाइस होता है वो थ्रो करने बोलूँ, डाइस, तो अगर आप डाइस थ्रो करते हो तो आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। सो डाइस थ्रो किया तो आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6। ओके, इस केस में आपको 2 ही आउटकम मिले, और इस केस में डाइस के केस में आपको 6 आउटकम्स मिले। लेकिन आपको अब ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर यानी 6 है, 6 आउटकम्स है, यहाँ पर 2 आउटकम्स, ऐसे नहीं सोचना है। आपको ऐसे सोचना है कि यहाँ पर जो डाइस है उसमें 2 ही आउटकम है। बर्नौली क्या बोलता है, पहला केस, कि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर सिर्फ 2 ही आउटकम्स होने चाहिए, पहला सक्सेस, दूसरा फेलर। मतलब क्या, कि अगर हेड आया तो सक्सेस है, टेल आया तो फेलर है। बट यहाँ तो बहुत जन है, तो यहाँ पर ऐसे मान सकता हूँ, समझो कि मुझे क्वेश्चन दिया इवन नंबर आना चाहिए, और इवन नहीं होगा तो ऑड होगा। तो जो इवन आ रहा है वो सक्सेस है, और जो ऑड आ रहा है वो फेलर है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो इवन कौन है, 2 4 6, ये सक्सेस है, ये क्या है सक्सेस, इवन आने का मतलब सक्सेस आ गया। और फेलर मतलब 2 4 6 छोड़ के जो आ रहा है 1 3 5 वो आया तो फेलर है, यानी फेलर की प्रोबेबिलिटी Q है और जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P है। यानी आप कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करो, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स को सिर्फ 2 ग्रुप में डिवाइड कर दो, जैसे मैंने यहाँ पर किया, या क्वेश्चन में दिया रहेगा। ओके, 2 ग्रुप, एक ग्रुप जो रहेगा वो हमें रिक्वायर्ड है, हमारा डिज़ायर है, वो सक्सेस है, और एक दूसरा जो ग्रुप होगा वो फेलर होगा, वो हमें नहीं चाहिए था, वो अपोजिट है। तो बर्नौली ट्रायल क्या बोलता है कि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में 2 केस होंगे, एक होगा सक्सेस, दूसरा होगा फेलर। ये उन्होंने बताया। बर्नौली ट्रायल मतलब एक ऐसा रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा ट्रायल जिसमें सक्सेस और फेलर 2 केसेस होंगे, 2 आउटकम्स होंगे। दूसरा क्या बोला उन्होंने कि सपोज यहाँ पर आपने कॉइन को टॉस किया और यहाँ पर हेड आना, ये मेरा सक्सेस है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपने कितनी निकाली, हाफ, 1/2। अब इसी कॉइन को आपने दूसरी बार टॉस किया, तो यहाँ पर भी हेड आना चाहिए। अगर मेरा सक्सेस हेड आना चाहिए वापस, तो यहाँ भी इसकी प्रोबेबिलिटी वही होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी हाफ ही होगी। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हाफ है तो यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी हाफ होगी। तीसरी बार टॉस करोगे तो तीसरी बार भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ होगी। समझ में आ रहा है। अब जितने बार भी कॉइन टॉस करोगे हर बार सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम रहना चाहिए। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस शुड बी सेम। दूसरा ट्रायल, ओके सॉरी, बर्नौली ट्रायल में दूसरा केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस शुड बी सेम, ये दूसरा केस है। तो कभी किसी ने आपको पूछ लिया कि बर्नौली ट्रायल क्या है, तो एक ऐसा रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसने नंबर ऑफ इवेंट्स जो है n होते हैं, ओके, और हर इवेंट में जो आउटकम है वो सक्सेस और फेलर में डिवाइडेड होता है। और सेकेंड केस कि हर इवेंट, हर एक ट्रायल, जितने बार भी आप ट्रायल करो, देखो ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट था या ट्रायल, मुझे कॉइन को टॉस करना था, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, बट ये ट्रायल मैंने कितने बार किया, 1 2 3 टाइम किया। सो मैंने कॉइन को 3 टाइम टॉस किया, तो ये मेरे लिए ट्रायल है। कितने बार ट्रायल किया, 3 ट्रायल किया।
आप क्रिकेट खेलते हो ना तो मेन मैच चालू होने के पहले ट्रायल बॉल खेलते हो, तो वैसे ही ये ट्रायल, वहाँ क्या होता है ट्रायल मतलब फ्रेंडली है या कोशिश कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ट्रायल मतलब आप उसी चीज़ को कितनी बार कोशिश कर रहे हो। तो मैंने कॉइन टॉस करने का एक ट्राई किया, दूसरा ट्रायल किया, तीसरा ट्रायल किया, तो ऐसे कितने भी नंबर ऑफ इवेंट होंगे वो 3। अगर 5 बार कॉइन टॉस किया तो n 5 होगा। क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पर देखो n यूज़ होने वाला है, और जितने भी ट्रायल करोगे हर ट्रायल में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो सेम होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं बर्नौली ट्रायल। इसको जान के कुछ चैप्टर में फ़ायदा है, आगे चल के कुछ यूज़ नहीं होने वाला, यहाँ समझना सिर्फ कंसेप्ट है तो आना चाहिए। और ये पूरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो बर्नौली ट्रायल है यहाँ पर सक्सेस और फेलर पे ही डिपेंड है, यानी किसी भी इवेंट के अंदर जो आउटकम्स है उसको सिर्फ 2 पार्ट में समझ रहा है। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, यहाँ पर देखो कि ये जो एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी है हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी, बट बाइनोमियल के कंसेप्ट से। अभी जो स्टार्टिंग में मैंने बाइनोमियल का पूरा कंसेप्ट बताया, एन सी एक्स, ये पी और क्यू क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर। एक्स क्या है कि ये जो रैंडम वेरिएबल है उसकी वैल्यू कितनी है, ओके एक्स, तो यहाँ पर एक्स 0 हो सकता है, 1 2 3 4 इस तरह से हो सकता है। ओके यहाँ पर अगर मैं बोलूँ इस इवेंट के अंदर कॉइन टॉस किया और हेड आना चाहिए, तो मेरा रैंडम वेरिएबल क्या है, हेड आना, हेड। अब हेड कितनी बार आ सकता है यहाँ पर, अगर एक कॉइन टॉस किया तो एक भी बार हेड नहीं आएगा, या तो एक बार हेड आएगा, क्योंकि एक ही कॉइन टॉस किया, या तो हेड आया तो एक बार हेड आया, हेड नहीं आया तो 0 आया, तो ये रैंडम वेरिएबल है, तो एक्स की वैल्यू एक बार 0 आएगी, एक बार 1 आएगा। अब इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करना वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये हम देख भी चुके हैं चैप्टर नंबर 7 के अंदर। ये पूरा बेसिक कंसेप्ट हो गया, सिर्फ इस फॉर्मूले के ऊपर फोकस करो। इस फॉर्मूले में एन क्या है कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर जो नंबर ऑफ ट्रायल है वो n है। हर बार क्वेश्चन की पहली लाइन में आपको मिल जाएगा n। ये x क्या है, x जो है रैंडम वेरिएबल है, यहाँ पर x जो है रैंडम वेरिएबल है, स्पेसिफिक रैंडम वेरिएबल के लिए पूछा जाएगा तो वो बताओगे। यहाँ पर p क्या है, p है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ओके, और q क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर। ये सारी चीज़ें 7 चैप्टर मैंने बताया ही था, वापस से मैंने बता दिया, और x और n वापस रिपीट। सिर्फ इतना हर क्वेश्चन में होगा, 12 क्वेश्चन है, 12 के 12 क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर ये पूरा कंसेप्ट इसका खत्म हुआ। अब हम लोग सीधे जो है एग्जाम्पल सॉल्व करना शुरू करने वाले हैं। अभी जितने मैंने कंसेप्ट बताया उसमें से एक जो कंसेप्ट और रह गया है वो भी बता देता हूँ। जो इसके पहले हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किया था, वहाँ पर आपने देखा था मीन, जिसको कि एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू। और उसके बाद आपने देखा था वेरिएंस ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल। उसके बाद आपने देखा था स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 3 कंसेप्ट यहाँ भी आपको क्वेश्चन होगा इसके अंदर। यहाँ पर क्या याद रखना है, एन मतलब क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल, यहाँ जो एन होता है, पी क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और क्यू क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर। मीन यानी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, इसको यहाँ पर म्यू से दिखा सकते हैं, या तो आप एक्सपेक्टेड वैल्यू जैसे वहाँ दिखाते थे वैसे दिखा सकते हैं, दोनों भी डिनोटेशन है। रैंडम वेरिएबल एक्स का एक्सपेक्टेड वैल्यू या तो म्यू, और इसके लिए फॉर्मूला होता है एन इंटू पी। जो एन और पी है इसका मल्टीप्लाई करना, एन मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, बस यही एक फॉर्मूला है जो याद रखना है। इसको आप म्यू इज इक्वल टू समझो या ई एक्स इज इक्वल टू समझो, बस इतना याद रखो। इसको आप मीन भी बोल सकते हो और म्यू भी बोल सकते हो, दोनों यही है, ठीक है। वेरिएंस को आप वेर एक्स इस तरह से लिखते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स, और इसका फॉर्मूला होता है एन पी क्यू, यानी जो नंबर ऑफ ट्रायल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर है, इन तीनों का मल्टीप्लाई। ये हो गया वेरिएंस ऑफ एक्स। ये जो था एक्सपेक्टेड वैल्यू या तो मीन वैल्यू, ये वेरिएंस। अब स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है आपको मालूम है, इसको एच डी बोलते हैं, ओके। ये जो वेरिएंस है इसको हम इस तरह से भी बोलते हैं, सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स, इस तरह से भी वेरिएंस को बोलते हैं। जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सिग्मा एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये कैसे आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, यानी वेरिएंस एक्स का स्क्वायर रूट, वेरिएंस एक्स का स्क्वायर रूट। तो जो सिग्मा एक्स है ऐसे ले सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट मतलब रूट ऑफ एन पी क्यू। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो रूट ऑफ एन पी क्यू निकाल लो, और अगर वेरिएंस निकालना है तो ये देखो, ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने, बस नहीं भी याद है तो पहला याद रखो, मीन, म्यू या तो मीन या तो एक्सपेक्टेड वैल्यू, तीनों में से कुछ भी नाम होगा तो एक ही चीज़ है, एन और पी का मल्टीप्लाई कर देना। मतलब क्या, सपोज एन 5 है और पी है 1/3, सपोज ये है, और मुझे बोला गया मीन निकालो, मीन यानी म्यू निकालो, तो मैं एन इंटू पी करूँगा, एन की वैल्यू 5 है, पी की वैल्यू 1/3 है, सो 5/3 आ गया, मीन कितना आया 5/3 हो गया, बस। और अगर मुझे वेरिएंस निकालना होगा तो मैं एन पी क्यू तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ओके।
और अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना तो इसी का स्क्वायर रूट ले लूँगा, बस खत्म। इतना ईजी है। चलो बस आज यहाँ पर स्टॉप करता हूँ मैं, इसको कॉपी कर लो, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया। अच्छा मैं हट जाता पहले, अब इसको कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक में लिखते रहना। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आपने सीख लिया है तो मुझे लगता है कि इस लेक्चर की ज़रूरत बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं थी, जो मैंने आज दिया है उनको पहले से आता था। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो भूल चुके हैं, 11वीं का कंसेप्ट हो गया, या अगर याद भी होगा तो बहुत सारी चीज़ें याद है ना, उन सारी चीज़ों में से मुझे सिर्फ इतना ही बता दो कि इस चैप्टर के लिए क्या यूज़फुल है, तो मैंने बस उतना ही बताया कि आपको इस चैप्टर के लिए कितना जानना जरूरी है। जैसे कि मैंने परम्यूटेशन पे ज़्यादा जोर नहीं दिया, फिर भी थोड़ा बताया मैंने परम्यूटेशन, वो यहाँ आपको नहीं यूज़ होगा। हर जगह कॉम्बिनेशन, हर क्वेश्चन में आपको सी कॉम्बिनेशन मिलेगा, पी और क्यू क्या है मैंने बताया, और ये फॉर्मूला आपको हर एक क्वेश्चन में रहेगा ही। ये नहीं हुआ तो ये तीनों में से होगा, अगर मीन या वेरिएंस पूछ रहा तो ये फॉर्मूला, या तो ये, इसमें से एक रहेगा ही रहेगा। 12 ही क्वेश्चन है, ख़त्म करेंगे, कोशिश करेंगे 2 से 3 लेक्चर में ख़त्म करने की, ठीक है। नहीं, ये एक बेसिक हो गया, इसके बाद की बात कर रहा हूँ। अभी मैं आपको बता दूँ यार, इतने ये 12th का लेक्चर रिकॉर्ड करना ना मतलब बहुत टाइम लगता है, क्योंकि 12th का कंसेप्ट थोड़ा डीप है और आपको बताना मैं चाहता हूँ बहुत अच्छे से। 11th वगैरह में तो आपने पढ़ा था, 10th 11th का मैथ्स आपको याद आता होगा यार, मेरे 10th में कितने इजी मैथ्स थे। अभी मेरे लेक्चर भी आ रहे होंगे तो देख रहे होंगे, 4-5 लाइन में सम सॉल्व, और अपने सम कैसे होते हैं, यहाँ से शुरू हुआ, ऐसे शुरू हुआ तो एकदम मतलब होता है ना कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, मतलब एक एक सम करने को ही 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो 12th का लेक्चर शूट करना मतलब बहुत ही हैवी काम होता है, और जितने टाइम में मैं 12th के लेक्चर शूट करता हूँ एक लेक्चर, उतने टाइम में 11th या 10th के 2 या 3 लेक्चर शूट हो जाए, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ, ख़त्म हो गया अप्रॉक्स 11 चैप्टर हो गए, 4 चैप्टर बचे हैं, ये 12वां है, ये भी समझो ना इस हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। ओके, फिर 3 चैप्टर रह जाएंगे फटाफट, सिर्फ उसमें लाइन प्लेन और डिफरेंशियल को टाइम लगेगा। फिर एलपीपी लेने वाला हूँ, बाइनोमियल होने के बाद एलपीपी, वो भी जल्दी से ख़त्म होगा, उसका भी एक एक्सरसाइज ओमिट हो गया है। तो मुझे ये रिक्वेस्ट आपसे करनी है, अब रिक्वेस्ट बोलो या जो भी बोलो, कि मैं देखो आपके लिए काम कर रहा हूँ 12th के लिए, और मैंने 11th का लास्ट ईयर पूरे लेक्चर्स बना के रखे, कुछ चैप्टर्स पेंडिंग थे, 1-2 चैप्टर वो मैं दे रहा हूँ अभी, और 10th के लिए मैं जितना हो सके उतना वीडियोस देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपके जो जूनियर्स हैं 11th या 10th में जाने वाले नहीं भी हैं, तो आप, मैं जो लिंक टेलीग्राम में भेज रहा हूँ उसको शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो। आप नहीं चाहते अपना चैनल जो है सभी बच्चों तक पहुँचे, चैनल पर सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिले, आप नहीं चाहते क्या? चाहते हैं ना, तो प्लीज़ इतना करो, शेयर करो लिंक्स को हर एक ग्रुप में, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो, अपने दोस्तों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा चैनल पहुँचे। और ये चैनल ग्रो होगा तब आपको प्राउड होगा कि आई एम अ सब्सक्राइबर ऑफ दिस चैनल, या तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिस चैनल व्हेन देयर वेर ओनली 4000 और 5000 स्टूडेंट्स, या तो व्हेन 1000 स्टूडेंट्स वेर देयर, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।